नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, सबको पुखराज शर्मा का नमस्कार। और चलते हैं आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्लों की पार्ट 3 की तरफ। जी हाँ, राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्लें की पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है। और आज मैं आपके सामने राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्लों का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 जो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको गोवंश और भैंस वंश के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। पार्ट 2 मैंने अपलोड करी थी, उसमें अश्व यानी घोड़ा वंश और गधा वंश और साथ में भेड़ और बकरी की जानकारी दी थी और कुक्कुट वंश की भी जानकारी उसी वीडियो में दी थी। आज हम जो राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्ल का पार्ट 3 पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको ऊंट के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। जी हाँ, चलते हैं राजस्थान के राज्य पशु की तरफ जिसका नाम है ऊंट। जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है ऊंट की प्रमुख नस्लों के नाम। तो ऊंट की नस्लों को याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है और वह ट्रिक है ऊंट गांव में नाक के जैसा। यानी ऊंट जो है वो हमारे मारवाड़ में यानी राजस्थान में बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे गांव में कि हमारी नाक है। कैसी है हमारी नाक? तो नाक के जैसा जो है वो ऊंट है। तो इसमें हम कैसे याद करते हैं, देखिएगा। गा जो कर रहा है वो गोमट को कर रहा है, बै जो है वो बीकानेर को कर रहा है यानी बीकानेरी ऊंट को, और मैं जो है वो मेवाड़ी ऊंट को कर रहा है, और ना जो है वो नाचना ऊंट को कर रहा है, कै जो है वो कच्ची ऊंट को कर रहा है, और के जो है वो केरूपाल को कर रहा है, जे जो है वो जैसलमेरी ऊंट को कर रहा है, और सा जो है वो सांचौरी ऊंट की नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये 8 प्रकार की ऊंट की नस्ल आपके सामने है जिसे हम ऊंट गांव में नाक के जैसा से याद कर लेते हैं। चलते हैं इससे आगे ऊंट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए। ऊंट जिसको राजस्थान का राज्य पशु जिसे पशुधन श्रेणी में दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को बीकानेर जिले में जब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी तो उसमें राजस्थान के राज्य पशु में ऊंट को पशुधन श्रेणी का दर्जा दिया गया था। राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी की जो घोषणा थी वो तो 30 जून को हुई थी, परंतु इसको मुख्यतः दर्जा मिला था 19 सितंबर 2014 को। ऊंट जिसे हम रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, और ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलेस ड्रोमेडेरियल्स है। और इसे याद करने का हमने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया। कैमल से बनता है कैमलेस। अब ड्रोमेडेरियल्स से इस तरह से याद कर लेते हैं कि इसका पेट बिल्कुल ड्रम की तरह होता है। ड्रम की तरह होता है, उससे याद हो जाएगा ड्रोमेडेरियस। अब ऊंटों की सेना हमारे यहाँ पर है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहलाती है, जो आपको जैसलमेर जिले की तरफ रेड क्लिफ की रक्षा करते हुए दिखेगी। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य स्थित है, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, उसकी राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है, और उसमें सर्वाधिक जो रेखा है उसकी लंबाई जैसलमेर में आती है। और वहाँ पे सीमा सुरक्षा बल ऊंट के ऊपर बैठ के थार के रेगिस्तान में घूमते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसान को चलने में दिक्कत आती है, परंतु ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जो मरुस्थल में बड़े आराम से चल सकता है। इसलिए इसे मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। गौरबंद जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। तो ऊंट के गले के आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? गौरबंद। और इसी के ऊपर एक लोकगीत भी बन रखा है कि आलीजा मारू गौरबंद नखरालो लड़ले रूमा झुमारे। तो ये गौरबंद जो है वो एक लोकगीत भी है जो कि ऊंट के गले का आभूषण भी है। ऊंट का जो मल होता है उसे मीणा के नाम से जानते हैं। और ऊंट के श्रृंगार में गाया जाने वाला लोकगीत भी कौन सा होता है? गौरबंद। चलते इससे आगे। ऊंट जो पालते हैं उस जाति को हम रायका या रेबारी कह सकते हैं। इसके अलावा विष्णुई समाज भी ऊंट पालता है। ऊंट का जो छोटा बच्चा होता है उसे टोल्डिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जो जाता है वो लोक देवता पाबूजी को जाता है, परंतु भारत में ऊंट लाने का श्रेय जो जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। ऊंट बीमार जब पड़ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए लोक देवता पाबूजी की फड़ बाची जाती है। अब ये फड़ जो होती है वो कागज के ऊपर किसी लोक देवता के चित्रांकन उकेरी जाते हैं, और उससे उस लोक देवता के भोपे जो है वो गागा के लोगों को भक्तों को सुनाते हैं। फड़ के लिए भीलवाड़ा का शाहपुरा काफी फेमस है, और वहाँ का जोशी परिवार फड़ बनाता है। और लोक देवता जो पाबूजी है उनकी फड़ ऊंट बीमार पड़ने पे बाची जाती है,
और इसमें रावण हत्था वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो पाबूजी की ही फड़ कहलाती है और पाबूजी को ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का ऊंटों की संख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान है, यानी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान ऊंटों की संख्या में मोनोपोली रखता है, यानी सर्वाधिक ऊंट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंट राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं और न्यूनतम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। और केमल मिल्क डेयरी जो राजस्थान में है वह बीकानेर में स्थित है। ऊंट का जो खाना होता है वो खेजड़ी वृक्ष के सूखे पत्ते होते हैं जिसे हम लूंग या लूम कहते हैं। जी हाँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसे खेजड़ी कहते हैं, जिसे शमी कहते हैं, जिसकी दशहरे के दिन पूजा की जाती है और जिसे शीतला माता के रूप में भी पूजा की जाती है। और विश्व का एकमात्र पेड़ों का जो मेला खेजड़ी ग्राम जोधपुर के अंदर लगता है, वह खेजड़ी की ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। और खेजड़ी के जो सूखे पत्ते होते हैं उसे लूंग या लूम कहते हैं, वह ऊंट को काफी पसंद होते हैं। ऊंट की पहले मुबारक महल टोंक के अंदर बलि दी जाती थी, परंतु फिर बाद में इसके ऊपर बैन कर दिया गया। तो मुबारक महल जो है वो एक टोंक में है और एक मुबारक महल जयपुर में भी स्थित है, परंतु टोंक जिसे नवाबों का नगर कहते हैं वहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी, परंतु अब इसे निषेध कर दिया गया है। ऊंट की खाल से बनी वस्तु को कॉपी नाम से जानते हैं, जिसे पानी को ठंडा रखने के लिए जो है वह प्रयोग किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेगिस्तानी इलाके के अंदर जब लोग जाते हैं तो वह अपने पीछे कॉपी बांध लेते हैं और इस कॉपी के अंदर जो कि ऊंट की खाल से बना एक वस्तु है उसमें पानी ठंडा रहता है और उनको गर्मी में गर्म पानी पीना नहीं पड़ता और ठंडा ठंडा पानी वह पी लेते हैं। ऊंट के बालों से बने वस्त्र को बाखला कहते हैं, ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऊंट के बाल से जो बनता है उसे बाखला कहते हैं। और ऊंट की खाल पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन जो है वो उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जानते हैं और उस्ता कला एक्चुअल में लाहौर की है, पाकिस्तान की, परंतु ये राजस्थान में लाई गई और राजस्थान में ये बीकानेर की सबसे ज्यादा फेमस है। यानी हैंडीक्राफ्ट जब पूछा जाता है तो उसमें उस्ता कला सर्वाधिक आता है और उस्ता कला बीकानेर की काफी फेमस है, जिसे मुनवती या मुनावती कला भी कहते हैं। ऊंट के जो अलग अलग आभूषण हैं या ऊंट के अलग अलग जो वस्तुएं हैं हम उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहला है कूचिया पिलान। तो कूचिया पिलान जो होता है वो ऊंट की जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम कुबड़ कहते हैं, वो कुबड़ के अंदर उसमें वसा सर्वाधिक होता है और उसमें बैठने पे दिक्कत आती है, तो उसके लिए ऊंट की पीठ पर लकड़ी की काठी बिठा दी जाती है, जिसे हम लकड़ी का एक ढांचा कह सकते हैं, जिसपे ऊंट सवार आराम से आसानी से बैठ सकता है और उसे किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होता है। तो उसे कूचिया पिलान के नाम से जाना जाता है। गिरबान की बातचीत आती है तो ऊंट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी की जो कील होती है उसे गिरबान के नाम से जाना जाता है, जिसे ऊंट पालक या ऊंट चलाने वाला या ऊंट रोही आसानी से उसे दिशा का ज्ञान देने के लिए लेफ्ट एंड राइट, यदि लेफ्ट हैंड की साइड में उसको रिमूव करता है तो ऊंट लेफ्ट साइड में डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है और लेफ्ट की जगह राइट में करता है तो राइट में हो जाता है, तो उसे गिरबान कहते हैं। तो गिरबान के द्वारा हम ऊंट की चाल को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये लकड़ी की एक कील होती है जो ऊंट की नाक में डाली जाती है। गोड़िया की बातचीत आती है तो ऊंट की टांगों के ऊपर पहनाने वाला जो आभूषण होता है उसे गोड़िया के नाम से जाना जाता है। पर्चनी की बातचीत आती है तो ऊंट की एक छोटी सी पूंछ होती है, उस छोटी सी पूंछ के ऊपर जो आभूषण पहनाया जाता है उसे पर्चनी कहते हैं। गौरबन की बातचीत होती है तो गले का पहनावा या गले का आभूषण गौरबन कहलाता है, जिसके ऊपर एक लोकगीत भी बना गया है। मोरखा की बातचीत आती है तो मुख के ऊपर पहनावा जो होता है उसको मोरखा कहते हैं। और मेलखुरी की बातचीत आती है तो जो कूची या पिलान के ऊपर गद्दी बिछाई जाती है उसे मेलखुरी के नाम से जाना जाता है। ऊंट की कैमल सफारी जैसलमेर में सर्वाधिक होती है और जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं वह जैसलमेर अवश्य जाते हैं और वहाँ सम एरिया के अंदर ऊंट की सफारी करना काफी पसंद करते हैं। ऊंट की जो प्रमुख नस्लें हैं वह बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्ची, केरूपाल और बुरा होती है। और बीकानेर के अंतिम शासक गंगा सिंह जी के द्वारा गंगा रिसाले की शाही सेना बनाई गई थी, जिसमें ऊंट रखे गए थे। ऊंटों की यह विशाल सेना प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तथा चीन के युद्ध में भाग लिया था और इसको बनाने का श्रेय जाता है बीकानेर के अंतिम शासक गंगा सिंह जी को।
ऊंट जो प्रसिद्ध है वह नाचना गांव जैसलमेर के काफी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो बोझा ढोने वाले ऊंट है वह गोमट फलोदी जोधपुर के काफी फेमस है। तो इस तरह से नाचना जो है वह ऊंट काफी जासूसी करने के लिए काम में भी आते हैं, यानी बीएसएफ के जो जवान होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, वह अधिकतर अपने ही सेना के अंदर नाचना जैसलमेर के ऊंट रखते हैं जो काफी समझदार होते हैं। और कई बार इन ऊंटों का प्रयोग जो है तस्करी रोकने के लिए भी किया जाता है। जब सीमा के पार से लोग तस्करी करते हैं तो ये नाचना जैसलमेर के ऊंट इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रक्षा करते हैं, इसलिए नाचना जैसलमेर के सर्वाधिक फेमस है। परंतु यदि इसको बोझा ढोने के लिए काम में लो तो गोमट फलोदी जोधपुर के ऊंट काफी प्रसिद्ध है। ऊंटों वाली देवी के नाम से दशा माँ को जाना जाता है और दशा माँ का मंदिर देवास एमपी में स्थित है। और देवास में ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस भी है स्थित है। ऊंटाला देवी का मंदिर जो है वो जैसलमेर में, यानी ऊंटों वाली देवी आ जाए तो दशा माँ कहलाती है जिसका मंदिर देवास एमपी में है। और ऊंटाला देवी जो ऊंट के ऊपर विराजमान है उस देवी का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। उसके पश्चात राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो कि काफी इंपोर्टेंट है वह जोहड़बीड़ बीकानेर में है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ऊंट के लिए सर्वाधिक जो आ रहा है बातों में वह आ रहा है बीकानेर या जैसलमेर या बाड़मेर। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर। और ऊंट की जो पत्नी यानी मैं कह सकता हूँ ऊंटनी के दूध का प्लांट जो है वो जयपुर में लगाया गया है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। दोस्तों यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ऊंटनी का दूध कभी जमाया नहीं जाता है क्योंकि वह जमता भी नहीं है। ऊंटों के प्लान एवं तस्करी रोकने के लिए देखिएगा हमारे यहाँ पे ऊंट को बाहर ले जाके या तो इसे बलि दी जाती थी या इससे तस्करी के लिए काम में लिया जाता था। तो ऊंट के देश से बाहर जाने के लिए और तस्करी रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान ऊंट वंशीय पशु वध एवं प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन एवं निर्यात का विनियम अधिनियम 2014 में पास करा था, जब ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ऊंट में पाया जाने वाला रोग सर्रा तथा तीवर्षा कहलाता है। सर्रा या तीवर्षा याद करने का तरीका क्या होगा कि सरर चलता रहता है कौन, ऊंट कहाँ पे, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में चलता है तो पानी 3-3 वर्षों तक नहीं पीता है, तो इससे याद हो जाएगा तीवर्षा और सर्रा ये दोनों के दोनों रोग किस में पाए जाते हैं, ऊंट में पाए जाते हैं। उसके पश्चात जो मारवाड़ है उसमें 3 चीजें काफी प्रसिद्ध है, ऊंट, ठूठ और भरूट। ये केवल एक कहावत है जो मैं केवल बोलता हूँ, हालांकि इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल मेरा एक डायलॉग है जिसे आप मेरी ब्रेड एंड बटर कह सकते हैं कि हम लोग राजस्थानी हैं और राजस्थानी लोग हमेशा 3 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। मारवाड़ में 3 चीज़ें काफ़ी प्रसिद्ध है, ऊंट, ठूठ और भरूट। या ऊंट का मतलब होता है हमारे राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, ठूठ का मतलब होता है आड़ू, अड़ियल। जो अड़ियल इंसान होता है जिसे हम कहते हैं ये काम नहीं करना है तब भी वह करता है तो हम उसे ठूठ बोलते हैं। और बात आती है भरूट की, तो भरूट एक कांटा होता है जो कि जिसमें हम खेतों में जाते हैं और खेतों के अंदर जब पाणत करते हैं तो उस समय वह कांटा जब हमारे शरीर के कपड़ों में लग जाता है तो हमारे साथ में हमारे घर पे आ जाता है और बिल्कुल इसका जो शेप होता है वो ऑक्टोपस की तरह नजर आता है, यानी अलग अलग इसके मुंह, इसकी टांगे रहती है जिसे हम भरूट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये ऊँटों से संबंधित जो है वो कंप्लीट होता है। और अगली बार जब मैं आपके साथ में आऊँगा तो लेके आऊँगा राजस्थान का क्षेत्रफल। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।